हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, आज अपना प्रैक्टिस सेट सेशन 3 रहेगा और इसमें हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं, जो कि मैथ से आगे आने वाले एग्ज़ाम आपका यूपीपी, रेलवे और लेखपाल, इन सब के लिए बहुत प्रॉफिट करेगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी उतना बेटर होगा। कोई भी एग्ज़ाम के लिए ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यूपीपी, लेखपाल, इसमें मैथ के क्वेश्चंस एडवांस और सब कुछ कंबाइंड है। ठीक है, तो आप सबके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। आज अपनी क्लास 3 होगी। पिछली 2 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। तो आप जितना ज़्यादा इसको शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोग आएंगे, और जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होगा तो हम खुद को देख पाएंगे कि हम कितना कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा रहेगा। समझे ना बात को? तो सभी लोग एक साथ बैठकर प्रैक्टिस किया करो। अब एक साथ बैठ के प्रैक्टिस करने का ये मतलब नहीं है कि एक ही जगह बैठ जाओ, सब लोग अलग अलग अपने अपने फ़ोन पे। ठीक है, तो सब लोग कमेंट सेक्शन में आंसर अगर करते रहोगे आप, तो आप इससे ये समझ पाओगे ना कि किसने आंसर पहले दिया, हमने कितने लगाए, आपने कितने लगाए। तो अभी तो फिलहाल के लिए 15-15 सवालों की प्रैक्टिस हम लोग पर डे करेंगे। ठीक है, फिर जैसे ही एग्ज़ाम कोई नज़दीक आता है तो फिर सवालों को बढ़ा लेंगे उसी के हिसाब से। तो अभी पहले आप टारगेट बनाओ छोटा सा, फिर पर डे डेली डेली। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जैसे आपको प्रैक्टिस करने में किसी चैप्टर में दिक्कत हो रही है तो आप उसको अच्छे से कवर कर लो। फिर अगले दिन की क्लास में फिर वो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए कि अब इसका सवाल आया तो हमसे जाने ना पाए। ठीक है ना? तो इस तरह से अगर आप धीरे धीरे अपनी कमियां दूर कर लोगे तो आप बेटर हो जाओगे। ठीक है ना? तो शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए, पहला क्वेश्चन आ गया है टाइम एंड वर्क से। देखिए कितनी तेज लगा पाते हो आप, तो फटाफट से इसको लगाओ और आंसर बताओ। देखिए कह रहा है ए, बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24, 15 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? यही सवाल है ना? तो बस शुरू करेंगे लगाना। तो ध्यान से देखिए, ए कितने दिन में कर सकता है? 24 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। सी कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। अच्छा, टोटल वर्क मान लो आप। टोटल वर्क कितना मान ले? 24 पंचे 120 मान लो। टोटल वर्क 120 मान लिया, तो 24 पंचे 120 ये इसकी क्षमता आ गई, और 15 अट्ठे 120 बी की क्षमता आ गई, और 12 धाम 120 सी की क्षमता आ गई। फिर कह रहा बी और सी ने काम प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। अच्छा, बी और सी अगर स्टार्ट करेंगे तो 10 और 8 18 काम करेंगे एक दिन में, लेकिन 3 दिन ही काम किया, तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54। अरे 10 और 8 18, बी और सी स्टार्ट करेंगे तो पर डे 18 काम करेंगे, तो 54 काम हुआ और फिर छोड़ दिया। फिर कह रहा है ए अकेले शेष काम को कितने दिन में करेगा? तो फिर हमसे कह रहा है कि ए अकेले शेष काम को कितने दिन में करेगा। तो बचा कितना काम? 54 घटा लो 120 में से, तो 10 में से 4 जाएगा 6, और आपका बचा कितना? 11। 11 में से 5 जाएगा 6। कौन करना चाहता है इसको? ए की क्षमता कितनी है सर? ए की क्षमता 5 है, तो 66/5 दिन अपने सवाल का क्या आएगा? आंसर, यानी डी आंसर सही है। ठीक है, डी आंसर क्या है? सही है। तो देखो, जिसका सही होता जाए वो टिक करता जाए, फिर लास्ट में जैसे ही क्लास खत्म होगी 15 सवाल के बाद फिर काउंटिंग करना कि कितना किसने सही किया। ठीक है, चलिए अगला सवाल लें। तो अगले क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाओ। अगला क्वेश्चन बस ये आ गया आपके सामने। यदि x माइनस वाई बराबर 4 और x y की वैल्यू 45 है तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान है। बहुत आसान सा सवाल है, जल्दी से आंसर करो आप, तेजी तेजी से। हाँ ठीक है, जिसका 604 आया एकदम सही आंसर। अच्छा, रेस में लग गए होंगे सभी लोग। देखो, इतना सब कुछ नहीं करना है। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 4 है,
और फिर x गुणे y कितना दिया 45। तो हमसे पूछा है x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान। अगर ध्यान से देखो कोई फार्मूला नहीं लगाना है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग फार्मूले लगाने में लग गए होंगे, है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब का कहाँ लगेगा। अगर थोड़ा सा तुक्केबाजी लगाएं, 5 9 कितना होता 45। अरे 9 पचे 45 होता है, 9 पचे 45। तो आप कहोगे सर जरूरी है 15 तिया 45 भी तो होता है। तो 9 यहाँ रख दें, 5 यहाँ रख दें, क्या 9 और 5 का अंतर 4 आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो मिल गया x और y का मान। तो बस x की जगह 9 रखो, तो 9 का क्यूब आपका कितना होगा 729, और 5 का क्यूब कितना होगा 125, घटाओगे कितना आएगा 604 ही सवाल का क्या आंसर। खत्म। तो ऐसे लगाने क्वेश्चन, खत्म हो गया सवाल। तो ए आंसर, समझे ना। चलिए कोई बात नहीं, अगला तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे ये आया। हाँ अब इसमें बताइए, इसमें बोलो, आंसर करो फटाफट, तेजी से आंसर करिए। अच्छा, कुछ लोगों का आंसर आ भी गया। देखिए क्या दिया है सवाल, एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, इस वृत्त के 8 चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी बताइए। अब वृत्ताकार उद्यान, उद्यान मतलब क्या समझ गए ना आप, गार्डन है, और वृत्ताकार है ऐसे, ठीक है, और इसकी त्रिज्या दी है कितनी 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इसके 8 चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस तय करेंगे। सबसे पहली बात तो आप ये समझो, जब आप एक चक्कर लगाओगे, जब आप एक चक्कर लगाओगे तो कितनी डिस्टेंस चलोगे, परिधि के बराबर ना, परिधि के बराबर आप चलोगे 2 पाई r, ठीक है। 8 चक्कर लगाने में कितनी दूरी, गुणे 8 कर दो, बस आंसर सवाल का, समझेगी नहीं। बस रखो 2 गुणे पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी है 42 है, गुणे कितना 8, बस काटो पीटो, 7 छंग 42 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 दूनी 12 और 1 13, 132, 132 का डबल करोगे तो 264, और 264 का 8 गुना, 8 चौके 32, हासिल लग गई 3, 8 छंग 48, 48 और 3 कितना 51, 12 आ रहा होगा लास्ट में, यानी आंसर हो गया 2112। बस खत्म सवाल। परिधि, परिधि का 8 गुना कर देना है, बस वही आंसर ना। अरे एक चक्कर आप लगाओगे किसी मैदान के तो उसकी परिधि के सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस तय करोगे, तो 8 चक्कर लगा लिए तो फिर 8 से गुणा कर देंगे, बस आंसर। ठीक है, जितने लोगों का सही हुआ ईमानदारी से टिक लगाते जाना अपने में। चलिए अगला क्वेश्चन ले, तो तैयार हो जाइए अगले सवाल के लिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और इस सवाल के लिए आपको दे दिए टाइम 1 मिनट का, ठीक है ना। तो ग्राफ से आया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए समझिए तब आंसर दीजिए, सोच समझ के। पढ़ो समझो देखो तब आंसर दो। चलिए देखिए, दी गई तालिका वर्ष 2010 से 2017 के दौरान आपको दिखाई पड़ रहा होगा बोर्ड पे, विभिन्न मॉडल ए बी सी डी तथा ई की उत्पादित कारों की कुल संख्या हजारों में दर्शाती है। जो तालिका है आप देख रहे हो ना, क्रम ए लगा हुआ है, फिर बी, फिर सी, फिर डी और फिर ई, ये कारों के मॉडल है, मॉडल ए की कार, मॉडल बी की, मॉडल सी की, मॉडल डी की, मॉडल ई की, और वर्ष आपके ईयर्स दिए ना 2012 से लेके 2017 तक टोटल दिया है। तो हमसे सवाल क्या पूछा इसने, कह रहा वर्ष 2015 में उत्पादित
किस प्रकार की, मतलब 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है। समझे? तो वर्ष 2000 में जो प्रोडक्शन हुआ है वो किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20%। अच्छा, आप ये बता सकते हो कि 2015 में टोटल प्रोडक्शन कितना है? तो 2015 में टोटल प्रोडक्शन है 100। तो 2015 में टोटल आपका उत्पादन कितना है? 100। और 100 का 20% आप निकालोगे, कितना आएगा? 20 ही तो आएगा। तो बताओ उसी 2015 में किस मॉडल की कारें 20 हैं? ई मॉडल है ना 2015 में, देखो ध्यान से, ई। तो अपना ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे? ए वाला, क्योंकि ए वाले में ही तो ई ऑप्शन टिक किया जाएगा। समझ गए कि नहीं? बस हो गया, खत्म सवाल। चलिए अगला लें। आसान होता है, ठीक है, बस उसे समझना होता। देखने से कठिन लगती है डीआई, लेकिन बहुत आसान होती है। कभी कभी थोड़ी सी ऊंचे लेवल की डीआई हटती है, मॉडरेट, तो उनको भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी नॉर्मल। सवाल नंबर 5 आपके सामने फिर से डीआई का। हाँ, इसका आंसर आप बताओ अब की बार। इसका आंसर फटाफट से कमेंट में लिखो। जो लाइव कमेंट चल रहे हैं ना, लाइव, उसमें लिखा करो आंसर, ताकि सब लोग एक दूसरे का देख पाओगे, ठीक है ना? देखिए दिया है 2013 और 14 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 25% है। अच्छा, 2013 और 14 में, वर्ष 2013 और 2014 में टोटल उत्पादन कितना हुआ है? तो 2013 का अगर आप देखो तो हुआ है 130, टोटल प्रोडक्शन 130, और 2014 में टोटल प्रोडक्शन 170। 130 और 170 जोड़ोगे आप, कितना हो जाएगा? 300। तो 300 का ठीक 25%, 25% का मतलब 1/4, ठीक है? तो आप काटोगे कितना? 75। तो 75 किस में आ रहा है? देखो बी वाले में आ रहा है, ऑप्शन बाई ऑप्शन चलते हैं। बी वाली मॉडल में देखो, बी मॉडल में क्या आ रहा है? 75। हमें 13 और 14 का योगफल लेना है। तो अगर बी वाले में देखें, 13 14 का योगफल करेंगे 8 3 11, नहीं 18 43, 8 3 11 हमने यूनिट डिजिट जोड़ा, 1 नहीं आ रहा। अच्छा, ई वाले प्रोडक्शन में देखा जाए, अगर ई वाले में देखें 13 और 14, तो 13 14, 8 4 12, यूनिट डिजिट 2 5 होना चाहिए, ये भी नहीं है। अरे मतलब 18 34 जोड़ के 75 नहीं होगा ना। सी मॉडल देखो 13 14 का, सी मॉडल अगर देखा जाए 13 14 का 6 2 8, 58 हो रहा, नहीं, तो डी आंसर हो गया। डी मॉडल ये 40 और 35, 40 35 75 है ना, 40 + 35 75, तो डी होगा क्या आंसर? ऑप्शन डी, और आंसर भी डी, यानी मॉडल डी की कार है, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है आपके सामने? 6 नंबर, 6 नंबर। हाँ, इसको बनाइए रेलगाड़ी, टाइम स्पीड डिस्टेंस से। देखिए सवाल लिखा है, कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, उस रेलगाड़ी की चाल बताइए। कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को 12 सेकंड में, अच्छा सबके आंसर भी आ गए होंगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अच्छा, रेलगाड़ी अगर किसी खंबे या व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करती है, अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करती है। तो दूरी बराबर चाल, चाल मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 से इसमें गुणा करो, और ये हो गई चाल गुणे समय। अच्छा, जब ये पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई, यानी L + 170, ठीक है? जब किसी पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई और पुल के लंबाई के बराबर डिस्टेंस, तो स्पीड कितनी? x किलोमीटर पर आवर, 5/18 से गुणा कर दिया, तो हो गया क्या? मीटर पर सेकंड में। समय कितना लेती है? 36 सेकंड।
36 सेकेंड। तो अब हमसे पूछा है रेलगाड़ी की चाल बताइए, तो बस कुछ ना करो, घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, तो एल से एल कट जाना है, यहाँ 170 बचेगा, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो x गुणे 5/18 कॉमन ले लो, और 36 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 24। ठीक है, तो काट देते हैं, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, तो 4 से कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा, तो 17 तियाँ 51, 510 बटे 5 चौके 20, ये आई x की वैल्यू, 0 से 0 कट गया, यानी 51 का आधा करो आप, तो 25, 25.5, तो 25.5 किलोमीटर पर आवर। कौन सा, सी आंसर हो गया, बस खत्म सवाल। ठीक है, करना क्या था, जब किसी व्यक्ति या खंबे को पार करेगी अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी, तो बस इसी तरह से। तो कितने लोगों का आंसर सी है, 25.5। देखिए एग्जाम में क्या हो रहा है कि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम रहा हो, चाहे यूपीएसआई का एग्जाम रहा हो, और आगे आने वाले टाइम में भी क्वेश्चन आसान आते हैं, बस कैलकुलेशन होती है, तो कैलकुलेशन को ही इम्प्रूव करना है धीरे धीरे। ठीक है ना, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया है, इसको बनाइए। सवाल नंबर 7, नोट करने वाला काम बाद में भी कर सकते हैं, पहले तेजी से लगाने की कोशिश किया करो। ठीक है, वीडियो सेव रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। सवाल नंबर 7 बनाइए। इस सवाल के लिए आपको हमने दे दिए 30 सेकेंड, बस 30 सेकेंड का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन अभी टाइमली, अभी हमने इतना टाइम दे दिया आपको, अब इतने में लगाओ। तीस सेकेंड, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, ये 30 सेकेंड। हाँ जी, चलिए, देखिए दिया है, कितने लोगों का आंसर आ चुका है। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 640, जिनमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात, आप लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो दिया 5:3। ठीक है, यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना हो जाए, 14:9 हो जाए। ठीक, तो देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट हैं 640, टोटल कुल विद्यार्थी कितने हैं 640, दिखाई पड़ रहा है, टोटल स्टूडेंट 640 हैं। अच्छा, लड़के, बॉयज, गर्ल्स, है ना, किस रेशियो में है, 5:3। तो 5 और 3 कितना, 8, तो इसका मतलब हुआ 8 की वैल्यू तो 640 है, 8 का मान 640, 1 का मान निकालोगे तो 80 आएगा, यानी 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 400। 400 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 240 है। संख्या निकाल ली यहां से, 400 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी, 240। फिर सवाल में कहा है यदि विद्यालय में 30 लड़कियों को और नामांकित किया जाए, यानी कक्षा में 30 और लड़कियां आ गई, तो फिर हमसे कह रहा है तो विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए, विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि ये रेशियो जो है वो 14 रेशियो कितना हो जाए, 9 हो जाए। ठीक है, तो समझो 240 में जैसे ही 30 जुड़ा तो आपका हो गया कितना, 270, 9 का मान 270 यानी कितने गुना है, 30 गुना है, तो फिर 14 का मान निकाल दो 30 गुना करके, तो 14 तियां 42, 14 तियां कितना 42, तो 420। तो पहले 400 स्टूडेंट्स थे, अभी 420 हो गए, कितने आ गए एक्स्ट्रा, 20, और यही सवाल का आंसर, खत्म सवाल, लो हो गया सवाल। ठीक है, तो 420 अपने सवाल का क्या होगा आंसर। हटाएं, अगला सवाल लेते हैं। चलिए, तो जिसका 20 आया है वो टिक करें सही, और जिनका नहीं आया है अगला कोशिश करो। सवाल नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए, 8। आठवां, आठवें का आंसर क्या होगा भाई? चलो, नहीं समझ आ रहा, देखो सबसे पहली चीज तो ये समझो x बराबर कितना दिया है। देखिए बेसिक बता रहे हैं हम इसका, वैसे प्रैक्टिस कर रहे हो आप, बेसिक तो आपको आना चाहिए। और z इक्वल टू सी, और ये सब जीरो के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल जीरो लिखा है, यानी कि कोई भी इनमें से जीरो के बराबर नहीं है, ठीक। और एक संबंध हमें दिया है, क्या? एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड, ये दिया है। तो हमसे पूछा है बताइए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे बी सी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से ये समझो, इसके बराबर आप के मान लो, कितना मान लिया? के। तो जब पूरे के बराबर हमने के मान लिया, तो बताओ x का मान कितना निकलेगा? x का मान निकलेगा k की घाते 1/2a, अरे घात यहाँ 2a उधर जाएगी, 1/2a हो जाएगी फ्रैक्शन में। y का मान कितना आएगा? y का मान आएगा k की पावर 1/2b। z का मान कितना आएगा? z का मान आएगा k की पावर 1/2c, ये आएगा। और ये संबंध दिया है, तो बस इस संबंध के हिसाब से चलेंगे। इसका हमें स्क्वायर करना है, तो हमें इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करोगे आप तो कितना हो जाएगा? तो स्क्वायर करोगे तो आपका ये हो जाएगा k की पावर 1/2a और पूरे की पावर क्या? 2 बराबर y इंटू जेड, तो गुणा में घाते जुड़ती है, तो गुणा में घाते जुड़ती है, तो हो जाएगा 1/, में कितना? 2b प्लस 1/, में 2c। आधार समान है, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से क्या निकलेगा? तो यहाँ से निकलेगा, अगर ध्यान से देखो, 2 से 2 कट गया, 1/a बराबर, यहाँ एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 2bc। 2bc एलसीएम आया, तो 2bc अगर एलसीएम आया तो 2b कट जाएगा, तो c प्लस कितना आएगा? c प्लस b आ जाएगा, तिरछा गुणा कर दो, तो 2bc की वैल्यू आ गई ac प्लस ab, ac प्लस ab। ये सब रफ कैलकुलेशन है, ये नहीं करनी थी, ये सब नहीं करनी थी, डायरेक्ट यही निकालना था, ठीक है, बस आ गया। तो ध्यान से देखो, 2bc का मान है ac प्लस ab, तो सवाल में जहां ac प्लस ab है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में, जहां सवाल में ac प्लस ab है उसकी जगह 2bc लिख सकते हैं, और एक bc ऑलरेडी है तो 3bc हो जाएगा ना, तो ऊपर हो जाएगा 3bc अपान नीचे भी bc, b और c कट गया, आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो बस यही सवाल का क्या है? आंसर है, हो गया सॉल्व। इतना बिखेर के बता दिया, एग्जाम में ऐसे नहीं लगाना है, एग्जाम में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसे लगाने लगोगे तब तो काम हो गया खत्म, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं। चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल लो, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9वां सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या होगा इसका आंसर? एक आयत की लंबाई 40% बढ़ जाती, चौड़ाई 20% घट जाती, आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता, x का मान, अरे ये तो निकाल दिया होगा सबने ना, 20 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 12 आएगा, 12 सही आंसर है। फार्मूला लगा दो, कौन सा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, कई तरीके हैं। तो 40% बढ़ जाती है 40, 20% घट जाती है -20, और फिर आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? -40 गुणा 20, माइनस कहाँ से आया? घटने की वजह से, और बटे कितना? 100, काटो इसको, 40 में से 20 जाएगा 20, और 4 दूनी 8 घटेगा, कितना आएगा? 12%। बस 12% सवाल का क्या आंसर, बस इसी से लगाना है आपको, ठीक है। तो 12% क्या आंसर, हटाओ
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 10। देखिए सवाल नंबर 10 में थोड़ा सा एरर है, वहां होगा 6 संख्याओं में से, ठीक है। देखिए हम पढ़ दे रहे हैं, 6 संख्याओं में से पहले 5 नंबर का योग 6 नंबर का 7 गुना है, यदि उनका औसत 136 है, छठवां नंबर बताएं, ठीक है। टोटल 6 संख्याएं हैं। अब लगाओ, अब लगाइए। चलो देखो ध्यान से, बस इतना टाइम बहुत है, इससे ज़्यादा टाइम में लगा रहे हो आप तब तो फिर प्रॉब्लम है, इतने में हो जाना चाहिए। 6 संख्याओं में से पहले 5 नंबर का योग 6 नंबर का 7 गुना। देखो 1 संख्या, 2 संख्या, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 संख्याएं हैं। कह रहा पहले 5 नंबर का योगफल, यानी इन 5 नंबर का योगफल छठवें नंबर का 7 गुना है। अगर छठवें नंबर को हमने x मान लिया तो इन 5 का योगफल कितना होगा? 7x। 7x होगा कि नहीं होगा? फिर कह रहा यदि उनका औसत 136 है, इन सभी का औसत 136 है, तो एक बात ये बताओ, एवरेज बराबर क्या होता है? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, ये होता है ना। तो पदों का योगफल कर दो, तो 7x और x टोटल कितना हो गया? 8x। कितने नंबर हैं? 6 नंबर हैं। और दिया कितना है? 136। 17 अट्ठे 136, तो x बराबर 17 छक्का 102। छठवां नंबर पूछा है, वो कितना आ गया? 102। खत्म सवाल, बस हो गया, यही करना था, ठीक है। चलिए हो गया ना। चलिए सवाल नंबर 11। 11 आपके सामने ये रहा। ग्यारह नंबर लगाइए, 11 नंबर, 11 नंबर। बोलो क्या है आंसर 11 का? अब तक तो लग गया होगा, कितना टाइम लगेगा ही। एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% छूट देने पर उसे 12% का लाभ हो। यदि अंकित मूल्य 224 रुपए तो क्रय मूल्य बताइए। तो देखो डिस्काउंट आप अंकित मूल्य पर ही देते हो, अंकित मूल्य आपका कितना है? 224 रुपया है, और डिस्काउंट कितना दिया? 28%, यानी 28% अगर छूट दे रहे हो आप तो सामान बिक कितने में रहा है? 28% की अगर आप छूट दे रहे हो, 224 रुपया अंकित मूल्य है, 28% छूट देने का मतलब 72 में गया। अरे 20% छूट दी 80 हुआ, 8 और छोड़ दिया 72, तो 72% में गया। तो ये आपका होगा विक्रय मूल्य एसपी। लेकिन प्रॉफिट आपको किस पे होगा? सीपी पे होगा ना। कितना प्रॉफिट है सीपी पे? 12%। तो 12% प्रॉफिट मतलब 112%। लो ये भी एसपी, एसपी एसपी सेम, काटो। तो कितने से काट दें? 8 से काट दें, या हाँ 9 से काट दो। 9 अट्ठे 72, और 9 से नहीं कटेगा। 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, 3 से काटना पड़ेगा। तो 3 से काटो, 7 2 9, 2 2 4। कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं सही तो है, हटाओ इसको। 112 से 224 काट दो डबल बार में, और 72 का डबल कर दो, 144 सवाल का क्या आंसर? अरे 112 का डबल 224 और 72 का डबल 144 सीपी अपना। खत्म सवाल, बस इतना सा था। एक लाइन लिखनी थी, एक लाइन, और एक ही लाइन में सवाल का आंसर, ठीक है। तो इस हिसाब से प्रैक्टिस रखो, धुआं धुआं हो जाएगा पेपर, ठीक है। समझे बात को कि नहीं? लेकिन उसके लिए आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट लॉस अगर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, पूरा प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट पढ़ा रखा है। हाँ वहाँ पे क्वेश्चंस नहीं है, तो क्वेश्चंस के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम चैनल है प्राइम क्लासेस बाय रवि सर, सर्च करोगे आप, ऑफिशियल है, आप पहुँच जाओगे, वहाँ से आपको क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी, ठीक है।
तो अगला सवाल आपके सामने सवाल नंबर 12 ये रहा। 12 मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर कितना होगा, लगाओ। सवाल नंबर 12। देखिए दिया है, यदि दो बेलनों के आधारों की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 के अनुपात में, उनके आयतनों का अनुपात। तो दो बेलन हैं, ठीक है। पहले की त्रिज्या हमने मान ली R1, दूसरे की त्रिज्या हमने मान ली R2, और इन्हीं त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 3 कितना 4, ठीक। हाइट, पहले की हाइट h1 मान लो, दूसरे की h2 मान लो। हाइट का रेशियो है 4 रेशियो कितना 9, ठीक है। तो इनके आयतनों का अनुपात पूछा है, तो पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन, तो पाई R1 स्क्वायर H1 बटे पाई R2 स्क्वायर H2। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R स्क्वायर H। पाई से पाई कट गया। अब आप ध्यान से खुद देखो कि R1 R2 का होल स्क्वायर है, यानी ऊपर हो जाएगा 9, नीचे हो जाएगा 16। कैसे, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। H1 H2 का रेशियो कितना आएगा, 4:9 आएगा। 9 से 9 खत्म, 4 एकम 4 चौके 16, यानी 1:4 अपने सवाल का क्या आंसर, ठीक है। 1:4 अपने सवाल का क्या आंसर हो जाएगा। खत्म सवाल, छोड़ो अगले पे बढ़ो। तो अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 13 ये रहा। तेरह नंबर सवाल आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, लगाओ जल्दी से आंसर, बताओ हमें आंसर, फटाफट कमेंट करो आप। अब आप सोच रहे हो कि दिखाई तो पड़ नहीं रहा आपको, तो कमेंट क्या करें। अरे बाकी सब लोग तो देख रहे हो ना। तेजी के साथ लगाओ। चलो देखो, दिया है साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक दर प्रतिशत से 4300 की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4644 हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाएगी। तो देखो करना क्या है, पहले तो आप रेट निकालो। पहले तो ये पता करो किस रेट से, किस दर से 4300 2 साल में 4644 हुए, तभी तो आप बता पाओगे कि उसी रेट से 5 साल में कौन सी राशि थी जो 10,104 हुई, ठीक। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो दर की परिभाषा क्या है। देखो दर की परिभाषा है कि 100 रुपए पर 1 साल में जो ब्याज मिलता है उसी को दर कहते हैं। यानी अगर हम बोले दर आपको दे दी हमने 4%, तो इसका मतलब हुआ कि आपको 100 रुपए पर 1 साल में 4% ब्याज चुकाना है, समझे ना। अगर दर बोल दे 10%, तो इसका मतलब है कि आपको 100 रुपए पर 1 साल के अंदर अंदर 1 साल में आपको 10 रुपए ब्याज चुकाना है, ठीक है। तो बस इसी से रेट बना लेंगे। 4300 रुपया धन था अपना, R% की रेट कितनी है ये नहीं पता, लेकिन टाइम तो है ना 2 वर्ष, कितनी हो जाती है 4644 हो जाती है, 4644 हो जाती है। अब देखो यहां से पहले रेट निकाल लो, फिर आपसे ये पूछा है कि बताइए कौन सी राशि 5 साल में इसी दर से यानी R% से ही 10,104 रुपए हो जाएगी। तो बिना दर पता किए नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले देखो 4300 रुपए 4644 हुआ, यानी 2 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त किया। तो 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला, 2 वर्ष में ब्याज मिला 344, मिला कि नहीं, समझे बात को। अरे भैया घटाओगे जब इसमें तो 344 ही तो 1 साल में कितना ब्याज, तो सर 1 साल में ब्याज मिला 2 एकम 2,
दो एक कम दो, कितना बचा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 172। तो 172 रुपया ब्याज ये 4300 पे है। 100 पे कितना होगा, आप कहोगे 43 से भाग लगा दीजिए। तो 43 से भाग लगाएंगे, कितना आया 4%। 4 बार जाएगा, 4 तियां 12, 4 चौके 16 और 1 17, रेट आ गई 4%। अब बताओ 4% के हिसाब से 5 साल में कितना ब्याज, 20% ब्याज, 20% ब्याज। लेकिन मिश्रधन कितना होगा, 120%, और 120% का मान ये दिया है 10104। हमें निकालना कितने परसेंट का मान है, 100%, क्योंकि 100% ही अपना मूलधन होता है। तो 100% का जब आप मान निकालोगे तो इसको काट दो। तो इसको अगर हम काट दें, 2 से काट दें, नहीं 4 से काट दें, तो 4 तियां 12, या भगा दो उधर ही, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 10104 इंटू 100/120। ठीक है, तो देखो 0 से 0 काट दो, 12 से भाग लगा दो, 12 अट्ठे 96, आंसर 8 से शुरू हो रहा होगा, तो 8420 रुपया अपने सवाल का क्या है, आंसर खत्म। ठीक है, बस पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 12 अट्ठे 96, 8 बार जा रहा है ना, तो ये आंसर हो गया 8420 रुपए क्या है आंसर। ठीक है, क्या किया, 4300 2 साल में इतने हो जाते हैं, तो रेट क्या है पहले ये पता करो। तो 2 साल में 344 ब्याज है, 1 साल में 172 ब्याज, तो 100 रुपए पर कितना ब्याज बनेगा, 4% बनेगा, और 4% ही रेट है। तो 5 वर्ष में 4% के हिसाब से कितना ब्याज, 20%। तो मिश्रधन कितना, 120%, लेकिन मिश्रधन 10,104 है। तो मूलधन कितना, 100 गुना निकाल दो उसका, बस खत्म सवाल। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो आप 13 के बाद 14 नंबर आपके सामने सवाल ये रहा। 14 नंबर सवाल आप देख रहे हो ना, अब इसको बनाओ। अच्छा, हाथ पांव तो फूल गए होंगे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखते ही देखते, है ना, हाथ पांव फूल गए होंगे कि त्रिकोणमिति का सवाल आ गया, हे भगवान इतना बड़ा कैसे लगेगा, लगाना तो पड़ेगा। अगर ध्यान से देखो, चलिए बताते हैं। अच्छा, कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, हाँ ट्राई करो, तब फिर कोशिश करो लगाने की, अगर लगता है तो ठीक है, नहीं लगेगा तो बताते हैं। देखिए दिया है x बराबर 4 cos a माइनस नहीं प्लस है, प्लस 5 sin a, और y बराबर कितना दिया, y बराबर आपको दिया 4 sin a माइनस 5 cos a। तो पता है हमसे मान पूछ रहा है, बताइए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, बस यही सवाल है अपना। तो यही क्वेश्चन है, इसी का आंसर बताना। तो देखो हम बताते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है, इसको दिमाग में बैठा लो। जहां भी नजर आए आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1। ठीक है, अब आपको इसका वर्ग और इसका वर्ग जोड़ करके आंसर बताना है। तो देखो जरा सोचो, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आएगा या नहीं आएगा। अच्छा, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और जोड़ते समय प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाना है, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 4 चौके 16 कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, यानी 5 25 साइन स्क्वायर ए, प्लस अब इधर आ जाओ, 4 चौके 16 साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, यानी 5 25 कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, समझे ना। अब देखो भिड़ा दो, 16 और 16 को भिड़ा दो आपस में, तो 16 कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना 1, तो 16 गुणे 1, प्लस 25 साइन स्क्वायर ए को 25 कॉस स्क्वायर ए से भिड़ा दो, तो 25 कॉमन, तो 25 गुणे कितना 1। अब लो 25 16 जोड़ डालो, कितना हो जाएगा 41, 6 5 11, 2 1 3 1 4, आंसर खत्म हो गया। इतना सा था सवाल। ठीक है,
देखो डर किस वजह से लगता है, जब हमने पढ़ा नहीं होता है। तो अगर पढ़ा नहीं तो डर लगता है, लेकिन अगर पढ़ा होता है तो फिर फार्मूले याद होते हैं, तो ये आसान क्वेश्चन है। बहुत टफ क्वेश्चन आपके लेखपाल के एग्जाम में या रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम पे नहीं आएंगे, ये लेखपाल के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये नॉर्मल से। और आपका जो रेलवे ग्रुप डी का होगा, यही नॉर्मल से क्वेश्चन ही आपसे पूछेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन, तो कोशिश करेंगे अगली बार से ज़्यादा ऐसे सवालों को लगाया जाए, ठीक है। अगले वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ले सकें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर कौन सा था ये, 14। 15 नंबर सवाल आपके सामने आ गया, 15 नंबर लगा देना। 15 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, लगाओ। पंद्रह नंबर सवाल का आंसर, पंद्रह नंबर लगाइए भाई, 15 नंबर। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, बताते हैं। सवाल में दिया है x प्लस वाई बराबर 8, y प्लस जेड बराबर 13 और z प्लस एक्स बराबर 17, यही दिया है ना। तो अपने से मान क्या पूछा है, अपने से मान ये कह रहा है, तो बताइए एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड का मान क्या होगा। तो बस जब एक्स वाई जेड के अलग अलग मान निकालने इसमें से, बस इसमें रख दें, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो मेथड नहीं लगाएंगे, थोड़ी तुक्केबाजी करो आप। तुक्केबाजी क्या, जैसे हम इसको 6 मान ले, इसको 2 मान ले, 6 2 8, मानने को आप 5 और 3 भी मान सकते हो, तो तुक्केबाजी का मतलब ये होता है, ठीक है। तो 6 और 2 मान ले, तो फिर y अगर हमने 2 लिया तो बताओ z कितना ले लें कि 13 बना दे, 11 लोगे ना, 11 12 13। तो अब अगर ये मान सही है तो इसको संतुष्ट करेगा भाई, 11 जेड का मान कितना 11 और इसका कितना 6, 11 और 6 कितना 17, लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझ पाए ना बात को। तो बस रख लो आप, x की जगह कितना रख ले 6, तो 6 गुणे 6, y की जगह कितना रख ले 2 और z की जगह 11, तो 2 3 6, 6 3 18 बटा 11 सवाल का क्या आ जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जो भी सही है उसी को टिक कर लो, ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ लोगों के मन में ये चल रहा होगा, मान लीजिए ऐसे ना होता तब ना होता भैया, तो फिर इनको जोड़ना पड़ता। तो जब आप जोड़ते, ये टोटल जोड़ देते, ये टोटल जोड़ देते, तो यहाँ बनता 2x प्लस 2y प्लस 2z, तो 2 कॉमन हो जाता, अंदर बचता x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 17 और 13 30 और 30 और 8 38, समझे कि नहीं। ये इससे कटता कितनी बार में, 19 बार में। अब एक्स वाई का मान रख दो, जेड का मान निकल आएगा, वाई जेड का मान रख दो, एक्स का मान निकल आएगा, फिर जेड एक्स का मान रख दो, इतना सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आसान था, मान लिया ऐसे ही, 6 2 8, 2 और 11 13, 11 और 6 17। कितने लोग ये सोच रहे होंगे कि हम कैसे माने, आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जब बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो खुद ही समझ आ जाता है कि क्या कैसे मानना होता है, समझे ना। तो अब ईमानदारी से काउंटिंग करो, किसने कितने सवाल सही किए। ईमानदारी से 5 सवाल जिसने सही किए वो भी बताए, 6 सवाल जिसने लगाए वो भी बताएं, 3 सवाल भी अगर किसी ने लगाए वो भी बताएं, ठीक है। और जो 10 से 12 पहुंचा है वो अच्छा स्कोर किया। तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा स्कोर, लेकिन पेशेंस बना के रखो, है ना। पर डे प्रैक्टिस से आपका स्कोर आ जाएगा अच्छे लेवल पर, ठीक है। और ये क्लास पर डे चला करेगी 9:30 बजे से, ठीक। और जितने ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे उतना कंपटीशन होगा, तो हम ये समझ पाएंगे ना कि हम कितने पानी में हैं, यानी अभी हमारी मेहनत कितनी है और कितना और करना बाकी है, समझे ना। तो बस आज के लिए इतना ही। तो 15 सवाल की पर डे प्रैक्टिस किया करेंगे और पर डे सवाल एक दूसरे से जुड़े हुआ करेंगे, ठीक है, ताकि आप समझो उन चीज़ों को।
और जहां जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है वो चैप्टर क्लियर करो, ठीक है, ताकि अगली बार से आप सवाल बना पाओ, जाने ना पाए आपसे। ठीक, तो तब तक के लिए गुड नाइट।